जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ये सब जानने वाले हैं कि कूलाम का नियम फेल क्यों हो गया और अध्यारोपण का सिद्धांत आखिर दिया क्यों गया। तो दोस्तों, कूलाम का नियम फेल क्यों हुआ और अध्यारोपण का सिद्धांत देना जरूरी क्यों हो गया, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक जब आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों दिया गया और कूलाम का नियम क्यों फेल हुआ। तो दोस्तों, कूलाम का जो नियम था वह केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। कूलाम का नियम केवल और केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, क्योंकि कूलाम बल जो होता है अर्थात वैद्युत बल जो होता है उसका फार्मूला दोस्तों ये निकल के आया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आया था। कूलाम ने एक बल दिया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इन्होंने केवल और केवल दो आवेशों के बीच बल दिया, वैद्युत बल का प्रभाव बताया था। इससे पहले कूलाम ने नियम क्यों दिया था उसका रीजन मैंने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश को खोजा और बताया कि यदि दो वस्तुएं आवेशित हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं बता पाए थे, किस पर डिपेंड करता है, तो उसको कूलाम ने बताया। अब कूलाम से जब ये पूछा गया कि दो आवेशों के अलावा, मान लो दो आवेशित वस्तुएं हैं, कहीं पर एक निकाय है, वहां पर बहुत सारी आवेशित वस्तुएं हैं, तो वहां पर कूलाम बल कैसे कार्य करेगा अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसे कार्य करेगा, इस चीज को कूलाम भाई साहब नहीं बता पाए थे। इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत का आना जरूरी हो गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, आखिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों दिया गया और कूलाम का नियम क्यों फेल हुआ। तो कूलाम का नियम दोस्तों केवल और केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। दो से अधिक आवेशों के बीच कूलाम बल कार्य नहीं करता है, इसलिए हमको अध्यारोपण का सिद्धांत देना पड़ा। अर्थात जब कोई निकाय निकाय में अनेक आवेशित वस्तुएं या फिर अनेक आवेशित वस्तुएं या फिर कोई निकाय बहुत ज्यादा आवेशित हो, तो वहां पर हमको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये अब इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये एक मान लो सिस्टम है, ये अपने आप में क्या है, एक निकाय है। निकाय, वही चीज हम बता रहे हैं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर परिणामी बल अर्थात कुल बल, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो इनमें से किसी एक, चाहे इसको ले लो, चाहे इसके ले लो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, मतलब इनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अनेक आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा। इस चीज को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। यदि कोई निकाय यदि कोई निकाय अनेक अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से
किसी एक उनमें से किसी एक आवेश पर परिणामी बल परिणामी परिणामी बल मतलब कुल बल, परिणामी बल अथवा कुल बल, कुल बल बोल सकते हो अथवा कुल वैद्युत बल भी बोल सकते हो। वैद्युत बल बोले तो कूलाम बल, ठीक है। कुल बल अन्य आवेशों अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग सदिश योग अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी। इसके आगे हम ये चीज लिखते हैं, जैसे ये निकाय मैंने बना रखा है, इसका ये आवेश Q1 है, इस Q1 आवेश पर Q2 आवेश बल लगा रहा है, Q3 आवेश भी बल लगा रहा है, Q4 आवेश बल लगा रहा है, Q5 आवेश बल लगा रहा है, Q6 वाला भी लगा रहा है, Q7 वाला और डॉट डॉट। इसमें मान लिया है मैंने क्या है, N आवेश है, स्मॉल n आवेश है। तो हम लिखते हैं माना कोई निकाय, एक काम करो दोस्तों, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस चीज को ऊपर से स्टार्टिंग से समझाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस चीज को आगे समझाते हैं। अब आगे दोस्तों समझते हैं। माना कोई निकाय माना कोई निकाय कोई निकाय स्मॉल n आवेशों से मिलकर बना है बना है, जिनके आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है तथा Qn है तथा दूरियां तथा मूल बिंदु मूल बिंदु O से दूरियां दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn तथा एवं मूल बिंदु मूल बिंदु O पर रखे आवेश पर बल क्रमशः F1 F2
F12 F13 F14 डॉट डॉट F1n है। अतः आवेश अतः आवेश आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल परिणामी बल परिणामी बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1n। परिभाषा में दोस्तों यही बताया गया था, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, मैंने आवेश जो लिया है वो Q1 लिया है, तो Q1 आवेश पर जो कार्यरत बल है अर्थात परिणामी बल है वो F1 है। क्या है? F1 अर्थात आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों के उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के, मतलब इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल, अर्थात अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के, अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, F1 से पहले दो आवेशों के बीच, मान लो ये वाला आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो हम कूलाम के नियम से इस पर बल लिखेंगे। Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। उसमें हम समझाए थे कि किसी आवेश के द्वारा जिस पर, मान लो इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, तो जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखा जाता है, जिस पर बल लगता है जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखा जाता है और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो बल लिखने का तरीका हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। जो बच्चा इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकता है। F12 मतलब जिस पर बल लगता है, जिस पर आरोपित होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में। तो उसमें जो ऐसे आया था, क्या होता है, 1/4πε0 कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0 फार्मूला था Q1 क्या होता है, Q1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2, दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी, तो इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है और दूरी जो लिखी जाती है वो इसके बीच की दूरी क्या है, R21। ठीक है, R21 का स्क्वायर, और इसकी दिशा जो है वो लिखोगे तो आ जाएगा R21 का कैप, R21 का कैप। इसकी दिशा क्या होती है, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इस आवेश के द्वारा इस पर बल लग रहा है तो अर्थात इसको ऐसे लाइन खींचते हुए लाओगे तो इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, इधर। ठीक है, तो उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो ये इसकी दिशा होगी। इस प्रकार से इस वाले आवेश के द्वारा ऐसे बल लिखा जाएगा, इस वाले आवेश के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 ही रहेगा और यहाँ पे Q2 की जगह पे Q3 हो जाएगा, इस वाले आवेश के द्वारा Q3 हो जाएगा, और जो दूरी होगी वो R31 का स्क्वायर इंटू R3 कैप हो जाएगा। इसके द्वारा 1/4πε0 Q1 की जगह पे Q1 रहेगा और यहाँ पे Q4 हो जाएगा, यहाँ पे R41 का स्क्वायर, फिर R41 की 1 की पावर कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान रखते हैं। F12 की जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू R21 का कैप प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह पे Q2 रहे, Q1 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा Q3 और फिर R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q4 बटे में R41 का स्क्वायर इंटू R41 का कैप प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे में Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn कैप। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लिखना है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इस वाले इक्वेशंस को मैं ऊपर लिखता हूँ, फिर इसको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको हल करता हूँ, फिर आगे नया सा फार्मूला निकल के आएगा। तो F1 वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले क्वेश्चन में देखो सब जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, समान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, सब में बराबर है। Q1 यहाँ भी, Q1 यहाँ, Q1 यहाँ, Q1 भी सेम है, बदल नहीं रहा है। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 का जो मान है वो कांस्टेंट है, अर्थात बदल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है ये दोनों नियतांक हैं। आप चाहे जितना घड़ी ले लीजिए और पूरे जीवन भर बैठे रहोगे, ये नियतांक वही रहेंगे जो पहले थे, अर्थात ये बदलेंगे नहीं। इसलिए इनको एक साइड में करो और जो कुछ बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख लो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कॉमन ले लो ब्रैकेट में। इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है Q2 इंटू R21 का कैप बटे में R21 स्क्वायर प्लस यहाँ पे R3 इंटू R31 का कैप इंटू R31 स्क्वायर प्लस यहाँ पे Q4 और फिर R41 का कैप बटे में R41 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे बचेगा तुम्हारा Qn इंटू Rn1 का कैप बटे में Rn1 स्क्वायर को ब्रैकेट में कर लो। इससे पहले दोस्तों बताए थे यदि किसी सदिश का एकांक सदिश लिखना है, मान लो R क्या है यहाँ पे बताते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे R कैप। अगर किसी सदिश का मान लो R एक सदिश है, तो इसका अगर एकांक सदिश लिखना है, R एक सदिश है और इसका एकांक सदिश लिखना है, तो एकांक सदिश लिखने के लिए उस सदिश के ऊपर केवल कैप लगा दो। और एकांक सदिश होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे देखो दोस्तों R21 का अगर हमको क्या लिखना हो, R21 कैप का एकांक सदिश लिखना हो, तो हम लिखेंगे सदिश बटे सदिश का परिमाण। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q2 इंटू इसकी जगह पे लिखा जाएगा वेक्टर R21 बटे यहाँ पे आ जाएगा R21 स्क्वायर इंटू R21 प्लस यहाँ पे Q3 इंटू R31 वेक्टर बटे R31 का स्क्वायर इंटू R31 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Q4 इंटू R41 वेक्टर बटे R41 का स्क्वायर इंटू R41 प्लस डॉट डॉट Qn इंटू Rn वेक्टर बटे Rn स्क्वायर इंटू Rn1 ब्रैकेट लगा दो बड़ा। फिर आएगा दोस्तों Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे बचेगा Q2 R21 वेक्टर बटे R21 का क्यूब प्लस
Q3 इंटू R31 वेक्टर बटे R31 का क्यूब प्लस Q4 इंटू R41 वेक्टर बटे R41 का क्यूब प्लस डॉट डॉट Qn इंटू Rn का वेक्टर बटे Rn1 का क्यूब। अब इसको हम थोड़ा और सही करके लिखेंगे, फिर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोस्तों, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, प्लस का मतलब होता है सिग्मा, ये जो प्लस हैं आपस में जुड़े हुए, प्लस इसका मतलब है इस सिग्मा का, इस सिग्मा का मतलब है प्लस। प्लस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो देखो, क्यों, फिर आगे लिखा है आर, फिर की जगह पे आई लिख लो, फिर 1 है, क्यों 2 है तो यहाँ पे आई लिख लो, और नीचे आर, और फिर जो है तुम्हारा आई, फिर 1। अब इसको हम समझाते हैं, आई का जो मान है वो 2 से लगा के आई का मान n तक है। देखिए Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, इसकी गुणा इससे कराओगे मिल जाएगा। अब इसी चीज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिग्मा का मतलब प्लस कर दो और कहाँ से कहाँ तक कर दो, तो आई बराबर 2 से आई बराबर n तक। आई का मान जब यहाँ 2 रखोगे तो मिलेगा Q2, और आई का मान जब यहाँ 2 रखोगे तो मिलेगा R2। ऊपर वेक्टर लगेगा दोस्तों, R21 वेक्टर R21 मिल गया, नीचे R21 का क्यूब, R21 का क्यूब। आई की जगह पे 2 रखोगे तो मिल जाएगा R21 का क्यूब। आई की जगह पे जब 3 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा Q3 इंटू R31 वेक्टर बटे R31 का क्यूब। आई बराबर 4 रखोगे तो यहाँ पे Q4 इंटू R41 का वेक्टर बटे में R41 का क्यूब। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, अर्थात अगर न्यूमेरिकल में एक से अधिक आवेश किसी निकाय में हैं तो आप इस अध्यारोपण के सिद्धांत के फार्मूले का प्रयोग करके किसी एक आवेश पर परिणामी बल अर्थात वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हो। ये फार्मूला बहुत काम का है, आगे आने वाले क्वेश्चन चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।